नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार सादर अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं तथा मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि जो भी छात्र न्यू हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि प्यारे बच्चे, जब आप मुझे लाइक या कमेंट करते हो तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करता हूं और आप जब मुझे उत्साह दिलाते हो तो हमारे अंदर भी नए नए वीडियो बनाने के प्रति मैं उत्साहित कर से होता हूं। तो चलिए बच्चों, आज मैं पुनः आपके बीच झारखंड बोर्ड का एक न्यू चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। दिस इज द सेकेंड लेसन ऑफ फ्लेमिंगो बुक। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप ऊपर में नाम देख रहे होंगे, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। इस कहानी का नाम यहां आपको लॉस्ट स्प्रिंग है, विच हैज बीन रिटन बाय एनिस जंग। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी याद रखें कि दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम ये स्टोरी ऑफ एनिस जंग which full name is Lost Spring Stories of Stolen Childhood। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि जब मैं लिटरेचर पढ़ाता हूं तो मैं कहानी के बैकग्राउंड या कविता के बैकग्राउंड पर थोड़ी बार बात करता हूं। मैं डायरेक्ट कंटेंट की बात नहीं करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि लेखिका ने जिस उद्देश्य से इस कहानी को लिखी है वो समाज तक जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का सामान्य मीनिंग होता है खोया बसंत। लेकिन मैं बता दूं, इस कहानी में कोई बसंत की चर्चा नहीं है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई द राइटर हैज गिवन द नेम ऑफ दिस स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। तो बच्चों, आप याद रखोगे, स्प्रिंग वर्ड का प्रयोग यहां लेखिका ने चिल्ड्रेन के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है। यानी स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड हियर फॉर चिल्ड्रेन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द comparison between both words. Why the writer has chosen this special word for children? बच्चों, आप जानते हो कि स्प्रिंग इज द किंग ऑफ सीजन्स। बसंत ऋतुओं का राजा होता है। जितने भी मौसम आते हैं उन मौसम में सबसे खूबसूरत मौसम बसंत माना जाता है, क्योंकि बसंत के आगमन के बाद प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिछ जाती है और प्रकृति अपनी खूबसूरती के साथ, अपने सुंदर प्राकृतिक छटाओं के साथ मौजूद हो जाती है। और उस वक्त न गर्मी होता है न ठंडा होता है, एक अजीब सी एनर्जी मौसम में होता है। तो लेखिका ने स्प्रिंग शब्द का प्रयोग बच्चों के लिए इसलिए की है क्योंकि बचपन भी एक ऐसा खूबसूरत लम्हा होता है, एक ऐसा खूबसूरत पीरियड होता है जिस समय हमारे अंदर एक अथाह शक्ति, एक अथाह ऊर्जा होता है। एंड दिस इज द स्टेज व्हेन ए चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, रिस्ट्रिक्शंस, अनवांटेड थिंग्स ऑफ आवर सोसाइटी। समाज के सारे प्रकार के बंधनों से वो मुक्त होता है। उसका हृदय जो होता है प्योर एंड परफेक्ट होता है और बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और बचपन एक ऐसा काल है जब मानव बिल्कुल आजाद होता है, उसके ऊपर कोई बंधन, कोई बोझ नहीं होता है। इसलिए खूबसूरत वर्ड लेखिका ने स्प्रिंग शब्द का प्रयोग बचपन के लिए किया गया है। बहुत सारे कवियों ने बचपन के बारे में लिखा है कि बचपन बड़ा खूबसूरत पल होता है, लेकिन
इस कहानी के माध्यम से लेखिका हमारा ध्यान समाज के उन बच्चों की ओर खींचना चाहती है जिन्होंने अपना बचपन में ही खो दिया। यानी थ्रू दिस स्टोरी द राइटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट दोज पुअर चिल्ड्रेन who have lost their childhood, who can never enjoy their childhood. उन बच्चों की वर्णन है जो अपने जीवन में बचपन को जी नहीं पाया, क्योंकि there are millions of children in our country who cannot enjoy their childhood. In this stage, they come out from their house and go for learning money for their survival because they don't have food to eat. हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास न खाने के लिए भोजन होता है, न पहनने के लिए कपड़े होते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे बचपन के समय में ही, जब जिंदगी का सबसे बेहतरीन काल होता है, उस वक्त ही वो अपने घर से निकल जाता है जीविकोपार्जन की तलाश में। और उनमें से कुछ बच्चे हमें ईंट के भट्ठों पर नजर आता है, उनमें से कुछ बच्चे होटल में प्लेट वॉश करते हुए नजर आता है, कुछ बच्चे गैराज में गाड़ियां धोते हुए नजर आता है, और सबसे जो वर्स्ट कंडीशन होता है, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गली गली में भटकते हैं और कूड़ेदान की तलाश में भटकते हैं, और कूड़ेदान में जाकर के कूड़ा चुनता है, कूड़ा कचरा जो हमारे घर का अनवांटेड चीज जहां डाल दिया जाता है, वैसे प्लेस में जाकर के वो अपनी जिंदगी की जीव को पार्जन हेतु कुछ न कुछ ढूंढता है और अपनी जीविका जीता है। ये बड़ा मार्मिक स्टोरी है बच्चों। दिस इज ए वेरी पैथेटिक स्टोरी। एक बड़ा दर्द भरा कहानी है उन बच्चों की जो अपनी जिंदगी कूड़ों कचरों में ढूंढता है। इसलिए मैं बता दूं कि दिस स्टोरी हैज 2 पार्ट्स। इस कहानी के 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज, और सेकेंड हिस्सा है आई वांट टू ड्राइव अ कार। जैसा कि मैं बताता हूं स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं, तो देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। One is साहेब and second is मुकेश। साहेब और मुकेश दोनों गरीबी से जूझता है। तो इसका जो मुद्दा है इस कहानी का, वो 2 मुद्दा है। एक है पोवर्टी, ध्यान देंगे बच्चों, एंड चाइल्ड लेबर, गरीबी और बाल श्रम। मैंने एक लाइन यहां लिखा है, द स्टोरी इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज पुअर चिल्ड्रेन हु आर कंडेम्ड टू पॉवर्टी एंड ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। पॉवर्टी गरीबी, एक्सप्लॉयटेशन शोषण, यानी वैसे बच्चों की कहानी है जो गरीबी और शोषित जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट part of this story, whose hero is साहेब। हीरो मतलब नायक, और नायक का मतलब आप ये नहीं समझेंगे फिल्मी दुनिया का वो सलमान खान और वगैरह वगैरह। चाहे कोई भी नायक हो, नायक उसी को कहा जाता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो लेखिका ने पहले पार्ट्स में साहेब को ध्यान में रखकर के पूरी कहानी को बनाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का बैकग्राउंड यह है कि साहेब एक गरीब बच्चा जो अपनी टोलियों के साथ, अपने ग्रुप के साथ रोज कूड़ेदान जाता है और कूड़ा कचरा चुनता है। उसी दौरान लेखिका की मुलाकात, एनिस जन की मुलाकात इन बच्चों से होती है। ध्यान दोगे बच्चों, एनिस जन इज ए लेडी राइटर
and we know that how sensitive, how affectionate women are. महिलाएं कितनी संवेदनशील, कितनी दयालु और कितने स्नेहमयी होती है, यह हमें पता है। इसलिए लेखिका ने इस कहानी को लिख पाई है, क्योंकि एक महिला ही बच्चों के दर्द को बेहतर महसूस कर पाती है। जब इसकी मुलाकात उन बच्चों से होती है तो कहानी की शुरुआत यहीं से है। वो महिला यानी लेखिका बच्चों से पूछती है, व्हाई डू यू डू दिस? बच्चों, तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो? बच्चों ने जवाब दिया, मैडम आई हैव नथिंग टू डू। हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लेखिका ने तुरंत पूछी, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? दिस इज द टाइम टू गो टू स्कूल फॉर ऑल ऑफ यू। अरे तुम सबों के लिए तो अभी स्कूल जाने का समय है, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बच्चों ने जवाब दिया, मैडम देयर इज नो स्कूल इन आवर लोकेलिटी। हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं जहां स्कूल की कोई सुविधा नहीं है। अब लेखिका का ध्यान उन बच्चों पर विशेष जाती है कि ये बच्चे ऐसे जगह के जहां स्कूल भी नहीं है। तो क्या ये बच्चे स्कूल जाना चाहती हैं? यह बात जानने के लिए लेखिका मजाक से, बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द राइटर इज नॉट टू बिल्ड ए स्कूल। लेखिका का मकसद स्कूल बनाना नहीं है, लेकिन बच्चों के दिल की बात को जानने के लिए वो पूछ बैठती है, इफ आई बिल्ड ए स्कूल विल यू कम? अगर मैं स्कूल बना दूं तो क्या तुम लोग पढ़ने के लिए आओगे? बच्चों ने जवाब दिया, मैडम डेफिनेटली वी विल कम। निश्चित रूप से हम लोग आएंगे, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। यानी लेखिका ये जानना चाहती थी आखिर ये बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। इतनी मुलाकात के बाद फिर लेखिका चली जाती है और फिर कहती है, क्योंकि बच्चों मैं बता दूं इस कहानी में लेखिका ने पार्ट पार्ट करके वर्णन की है और हर पार्ट से गरीबी और भूखमरी के दर्द को बयान करने का प्रयास किया है। फिर कहती है, एक दिन मैं कहीं जा रही थी, तभी मैंने देखा एक बच्चा मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। जब नजदीक आया तो मैंने देखा कि बच्चे तो वही है जो कूड़ेदान में मुझे मिले थे। लेखिका ने बोली, क्या बात है? बच्चे ने कहा, मैडम इज योर स्कूल रेडी? मैडम क्या आपका स्कूल तैयार हुआ? द राइटर वॉज इम्प्रेस्ड, शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एट दिस क्वेश्चन। जैसे इस बच्चे ने इस प्रकार का सवाल की, बच्चा वो लेखिका जो है वो शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। वो आश्चर्यित हो जाती है, उसको बड़ा गहरा चोट होता है। इसलिए क्योंकि लेखिका ने तो मजाक से इन बात को बच्चों को बताई थी, उनका इरादा कोई स्कूल बनाने का नहीं था, लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए लेखिका ने तुरंत कह दी, डियर चिल्ड्रेन इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू बिल्ड ए स्कूल, प्लीज वेट। एक भवन बनाने में, विद्यालय बनाने में काफी समय लगता है, थोड़ा इंतजार करो, भी जाओ। साहब चला जाता है, वो बच्चा चला जाता है। लेकिन इस लेखिका को बच्चे के चले जाने के बाद अपने ऊपर काफी शर्म महसूस होती है और वो सोचती है, न जाने समाज में इन बच्चों के साथ कितने सारे ऐसे लोग हैं जो केवल वादे करते हैं, अपने वादों को कभी पूरा नहीं करते हैं। और ये इतने भोले होते हैं गरीब लोग कि अगर इन्हें कुछ बता दो तो ये भी नहीं समझ पाता है कि मैं मजाक कर रही हूं या क्या। ये भोले लोग बिलीव कर लेते हैं। लेखिका को बड़ा चोट पहुंचता है और उस दिन से लेखिका का उन बच्चों के प्रति एक सिंपैथी, एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है। फिर एक दिन की बात है, जब बच्चों से मिली तो बच्चों से पूछी, बताओ जो उसका जो लीडर था बच्चों का, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैडम मेरा नाम साहिब है और मेरा फुल नेम साहिब आलम है, लोग मुझे साहिब कहते हैं। लेखिका उसके नाम को सुनते ही बड़ा स्तब्ध हो जाती है कि शायद इस बच्चे को अपने नाम का मीनिंग भी पता नहीं होगा, क्योंकि साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बच्चों ध्यान दोगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम?
तो हमें लिखना है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, यानी साहिब के पूरे नाम का जो मतलब है वो है कि वो दुनिया का मालिक है। लेखिका अंदर अंदर ही सोचती है कि इस बच्चे का नाम साहिब आलम है और इसका काम गार्बेज डंप्स में जाकर के, कूड़ेदान में जाकर के रैक पिकिंग करने का है। कितना अपोजिट मीनिंग है नाम और काम में। फिर लेखिका बच्चों से पूछती है कि तुम लोग खुले पांव घूमते हो, बताओ तुम लोग चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हो? अब देखिएगा इस जगह जो फीलिंग वर्णन है। एक बच्चा जवाब देता है, मैडम आई हैव चप्पल्स बट माई मदर डज नॉट ब्रिंग डाउन माई चप्पल्स फ्रॉम द सेल्फ। ध्यान देना, मेरे पास चप्पल हैं लेकिन मेरी मां चप्पल को इतनी ऊंचे जगह पर रख दी है कि मेरा हाथ वहां नहीं जाता है, वो नीचे नहीं कर देती है। तब तक दूसरा जब बच्चा जवाब देता है, मैडम अगर इसकी मां इसकी चप्पल को सेल्फ से उतार देगी तो ये कहीं ले जाकर के उसे खो देगा। और जो बच्चा ये बात बताता है वो अपने पैर को सिकुड़ा रहा है क्योंकि उस बच्चे ने जो जूते पहने हैं वो बड़ा अजीब जूता है। He has put on unmade shoes, दो कलर के, दो डिजाइन के, दो कंपनी के, एक टाटा और एक बाटा। शायद उस बच्चे को कूड़ेदान में कहीं से एक जोड़ा जूता अलग अलग डिजाइन का मिल गया होगा और उस बच्चे ने उस जूते को पहन लिया है और उसे शर्म आ रही है कि कहीं मैडम की नजर हमारे जूते पर न पड़ जाए, इसलिए अपने पैर को सिकुड़ा रहा है। लेकिन ये बताने का प्रयास कर रहा है, ये भी बताने का प्रयास कर रहा है कि बच्चे, गरीब बच्चे को अगर चप्पल मिल भी जाए और अगर वो पहन करके बाहर जाएगा तो वो कहीं खो देगा। बच्चों ध्यान देना, हमारे यहां जूते और चप्पल रखने का एक प्रॉपर प्लेस होता है, घर के बाहर ही अक्सर लोग रखते हैं, लेकिन इन गरीबों के यहां तो चप्पल होते ही नहीं। चिल्ड्रेन डोंट वियर चप्पल्स, दे मूव ऑन बेयर फुट, वे खुली पांव घूमते हैं। तब जब लेखिका और जानने का प्रयास करती है कि बच्चा बताता है कि मैडम वी डोंट वियर चप्पल्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी बट ये ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ध्यान दें, इस लाइन को विशेष ध्यान रखेंगे, नॉट लैक ऑफ मनी बट ये ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। मैडम हम गरीबी के कारण नहीं बल्कि हमारे यहां जूते चप्पल पहनने की कोई परंपरा नहीं है। यानी इस लाइन के माध्यम से लेखिका ये बताना चाहती है कि गरीब जो लोग होते हैं उनको जूते चप्पल से कोई मतलब नहीं होता है। वे बस दो वक्त की रोटी की तलाश में इधर उधर भटकता है, उसको लग्जरी लाइफ से कोई मतलब नहीं। उसकी जिंदगी ऐसी होती है, उसकी आदतें ऐसी होती है कि वो बिना चप्पल के भी मूव करे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप ध्यान दोगे बच्चों कि बच्चों को जूतों और चप्पल के प्रति भी काफी क्रेजी होते हैं। हमारे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े लोगों का जूते चप्पल पहन करके इधर उधर घूमते हैं। बट इन बच्चों को सोचिए इनका क्या, जिन्होंने जीवन में कभी जूते और चप्पल पहने नहीं। लेखिका मन ये महसूस करती है कि बच्चे भले बताए कि मैं गरीबी के कारण जूते नहीं पहनता हूं, लेकिन वास्तव में गरीबी ही कारण है इन बच्चों के जूते और चप्पल न पहनने के। और इस प्रकार से एक एक्सप्लेनेशन है, व्हाई डू चिल्ड्रेन नॉट वियर चप्पल्स, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रेन डोंट वियर चप्पल्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखोगे। अब कहानी और थोड़ा मूव करता है। अब लेखिका से इन बच्चों के प्रति काफी सहानुभूति होती है, तो साहब एक दिन लेखिका को अपने मोहल्ले ले जाता है कि मैडम मेरा इलाका सीमापुरी चाहिए। एक दिन लेखिका सीमापुरी जाती है, वो जगह जहां साहेब अपने परिवार के साथ, अपने ग्रुप के साथ रहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, मैं बता दूं कि ये सारे लोग सीमापुरी इज ए प्लेस वेयर 10,000 रैक पिकर्स ड्वेल। ड्वेल मीन्स लीव। सीमापुरी एक ऐसा जगह है जहां 10,000 कूड़ा चुनने वाले लोग रहते हैं। और मैं बता दूं, एक क्वेश्चन ये भी आएगा
कि फ्रॉम वेयर हैज साहेब कम एंड वेयर इज ही लिविंग। तो आप इन बच्चों के इतिहास के बारे में जानो कि दे हैव कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971। याद करो 1971, जब हमारे देश की तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी मुक्ति वाहिनी सेना भेज करके बंगाल को पाकिस्तान से आजाद किया था। उस वक्त में बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी थे जो भारत में प्रवेश कर गए। तो ये लोग भी ढाका बांग्लादेश के रहने वाले हैं और दिल्ली से सटा हुआ इलाका जिसका नाम है सीमापुरी, वहीं ये सारे बच्चे रहते हैं, निवास करते हैं, और वहीं वो घूमने के लिए जाती है। और जब उस मोहल्ले में जाती है तो देखती है क्या, देयर इज नो फैसिलिटी इन दैट लोकेलिटी, नो फैसिलिटी ऑफ स्कूल, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। दे लिव इन दिस प्लेस विदाउट एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटीज। देयर लाइफ इज जस्ट लाइक ए हेयर। ये सारे लोग ऐसे जगह में रहते हैं जहां किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, उसकी जिंदगी नल के समान है। वहां के लोगों से मिलने के बाद लेखिका बात करती है और लेखिका को पता चलता है कि दे हैव बीन लिविंग इन दिस प्लेस फॉर 30 ईयर्स। याद रखेंगे, यहां लोग 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की कोई सुविधा नहीं है और इन लोगों का अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। दे डोंट हैव आइडेंटिटी कार्ड्स। लेखिका ये जरूर बताती है कि दे हैव राशन कार्ड, लेकिन इनका अपना कोई परिचय नहीं है। और परिचय के संदर्भ में जब लेखिका जानने का प्रयास करती है तो एक महिला बताती है कि मैडम, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। एक लाइन को बच्चों आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप पूरी लिखी हुई बातों को एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मैं जो भी बोर्ड पर लिखता हूं वो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आंसर होता है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। मैडम, हमारे लिए भोजन इंपॉर्टेंट है, हमें आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमें भोजन चाहिए। तो लेखिका जब पूछती आप लोगों ने अपना इलाका क्यों छोड़ दिया, तो लोगों ने जवाब दिया, मैडम हमारे लिए वो प्लेस बेहतर है जहां हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जहां हमारे बच्चे रात में पेट दर्द के कारण रोता नहीं। यानी वो बताना चाहती है कि सीमापुरी इज ए प्लेस वेयर वी पिक रैट्स बट वी गेट 2 times bread। भले हम लोग कूड़ा करकट यहां दिल्ली के नजदीक सीमापुरी इलाके में ढूंढते हैं, कूड़ा करकट में अपनी जीव का ढूंढते हैं, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाती है। लेकिन हम जहां से आए हैं बांग्लादेश से, उस जमाने में बांग्लादेश बहुत गरीब देश हुआ करता था, वहां हमारे बच्चे रात में पेट दर्द के कारण रोते थे, यानी उन्हें रोटी भी नसीब नहीं होता था। इसलिए वी डोंट केयर अबाउट आवर आइडेंटिटी, हमारे लिए फूड इंपॉर्टेंट है। और तब लेखिका ये महसूस करती है कि लोग कैसे हैं, हमारे समाज में कितने ऐसे सारे लोग हैं जो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अब कहानी थोड़ा सा और मूव करता आगे। एक दिन लेखिका कहती है कि मैं कहीं जा रही थी तो मैंने देखा कि साहेब वॉज स्टैंडिंग बिफोर ए क्लब इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ ए क्लब एंड ही वॉज वॉचिंग द प्लेयर्स प्लेइंग टेनिस। याद रखेंगे, टेनिस खेलते हुए साहेब एक क्लब ग्राउंड के बाहर देखता है। लेखिका पूछती, साहेब क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैडम मैं इन खिलाड़ियों को रोज खेलते हुए देखता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है, एंड आई वांट टू प्ले दिस गेम। लेकिन यहां का जो गेटकीपर है, ही डजंट अलाउ मी टू इंटर एट दैट टाइम व्हेन दे प्ले। जब खिलाड़ी लोग खेलते हैं उसमें मुझे घुसने की इजाजत नहीं मिलती है, जब ये लोग चले जाते हैं तब तो मुझे घुसने दिया जाता है। यानी इस जगह पर लेखिका ने समाज में गरीब बच्चों के साथ हो रहे अन्याय की भी बात की है कि इतने अछूत माने जाते हैं समाज में कि इसको उन खिलाड़ियों के नजदीक में आने तक नहीं दिया जाता है, उस क्लब में घुसने तक की इजाजत नहीं है जहां लोग खेलते हैं। तभी लेखिका की नजर उसके चेहरे पर पड़ता है और कहती है कि साहब आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैडम कहता है, यस मैम, टुडे माई ड्रीम कम्स ट्रू। आज मेरा स्वप्न पूरा हो गया है।
और वो अपने पैर की ओर इशारा करता है कि मैडम देखिए आज मुझे जूते मिल गए हैं। लेखिका जब उसके जूते को देखती है तो बड़ा स्तब्ध रह जाती है। वो जूते फटे हुए जूते थे, किसी खिलाड़ी का रिजेक्टेड शूज था, लेकिन दैट रिजेक्टेड शूज वॉज सेलेक्टेड फॉर साहेब। यानी अमीरों का रिजेक्टेड चीज भी गरीबों के लिए सिलेक्टेड होता है। और लेखिका जब देखती है कि सोल विथ होल, यानी उस जूते का जो सोल है उसमें होल है, लेकिन इस होल वाले जूते को पहन करके भी ये बच्चा ऐसा महसूस कर रहा है जैसे इसके जीवन का ड्रीम पूरा हो गया है। इसका ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात है। यानी एक गरीब लोगों को अगर आप अपनी पुरानी चीजों को भी दे देते हैं तो उसके लिए वो सेलेक्टेड, उसके लिए वो जिंदगी बेहतर होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, इन बच्चों के प्रति हमारी भी सिंपैथी होनी चाहिए। इसी ओर लेखिका ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। प्यारे बच्चों, अब पहला पार्ट में इतना ही। अब दूसरे वीडियो में सेकेंड पार्ट लेकर के मैं आऊंगा। थैंक यू।